हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चे, इससे पहले मैंने पहले 3 चैप्टर कर दिए। हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर को अच्छे से विद एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग समझते हैं। तो आज हम जब कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो बच्चे, आपको एक चीज बता देती हूँ। कहते हैं कि आप क्या करो, अलग अलग जगह से हर तरह के मटेरियल लेके आओ। ठीक है, जब आप देखे आओगे ना, आप देखोगे जो ज्यादातर चीजें बनी हुई है वो किससे बनी होंगी? आपकी कार्बन के साथ बनी होंगी। अगर तो आप खाने की बात कर लो, कपड़ों की बात करो, मेडिसिन की बात कर लो, बुक्स की बात कर लो, जितनी मर्जी चीजें हैं वो सबकी सबकी की बनी होती है कार्बन की। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, हम खुद भी कार्बन बेस से बने हुए हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कार्बन है कितना, अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% है। और वही जो अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेयर में, ये है 0.03%। इतने कम अमाउंट होने के बावजूद भी इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ही ज्यादा है। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, मतलब कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 था। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इनमें इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। बॉन्ड में हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यस और नो? अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बच्चे, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बड़ी अच्छे से पास हो सकती है। बट हम अगर बात करें हमारे कार्बन कंपाउंड्स की, कार्बन कंपाउंड्स ना, कुछ जो ज्यादातर हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं बच्चे, इनमें जो ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ये अच्छी नहीं होती। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाटा भी देखूं, यहाँ पे हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स के इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, कम है बच्चे। तो इनको हम कंसीडर नहीं कर सकते कि ये आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। हम 9th चैप्टर में पढ़ा था कि इनके बीच में कैसे बॉन्ड बनेंगे, वो इनकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। और इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2 और 4। अगर मैं 4 कह रही हूँ तो या तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले सकती हूँ या फिर 4 दे सकती हूँ। बच्चे, अब प्रॉब्लम क्या आती है? पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, न्यूक्लियस के पास तो सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन कैरी करने की कैपेसिटी है, 6 प्रोटॉन है उसके पास। बट अगर आप 4 और डाल दोगे तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। तो 6 प्रोटॉन के मुकाबले हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण बहुत ज्यादा न्यूक्लियस को डिफिकल्टी होगी। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। वही अगर मैं बात करूं कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो उस केस में मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जो भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम ना ही 4 के 4 निकाल सकते हैं, ना ही 4 और ऐड कर सकते हैं, हमें शेयरिंग करनी पड़ती है। तो शेयरिंग एक तरीका है जिससे हम कार्बन कंपाउंड्स बना सकते हैं। ये सिर्फ कार्बन की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे ही एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके साथ हमें शेयरिंग का काम करना पड़ता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो आउटर शेल की इलेक्ट्रॉन्स है, वो दो अलग अलग जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते होते हैं बच्चे। जैसे कि पहले मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास, ये ना ही लूज करेंगे ना ही गेन, बट शेयर करेंगे। जैसे ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाले हाइड्रोजन के लिए ये वाला शेयर कर लेगा। तो देखो, अगर मैं इनके सर्कल की बात करूं तो इस केस में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग में आके, ऐसे ही दूसरे वाले के पास आ जाएंगे, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो वही चीज यहाँ पे आपको डिपिक्ट की है। तो अब इन्होंने कहा, कहते हैं ऐसे आप क्या करो, क्लोरीन का है हमारे पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। तो ये 7 ना लूज करेगा ना 1 गेन करेगा। ये क्या करेगा, अगर इसने बॉन्ड बनाना है तो ये क्या करेगा, क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 है, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्योंकि हम जो लास्ट वाली कन्फिग्रेशन के जो हमारे लास्ट शेल में होते हैं, उनको हमने लिखना होता है सभी को। एक यहाँ पे लिखेगा, ऐसे ही क्लोरीन का इस साइड पे भी होगा। 2 4 6 और 7, देखो कन्फिग्रेशन ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला क्लोरीन जो है, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ले लिया इसका एक एक इलेक्ट्रॉन ये वाले क्लोरीन का। ऐसे ही ये वाला क्लोरीन भी क्या करेगा, जो ये वाला क्लोरीन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ले। काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम इसका भी ऐसे होगा। ये तो ये शेयरिंग वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ये क्या बन जाएगा, अपने आप में स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ऐसे ही इन्होंने कहा, कहते हैं आप ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन का भी सेम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 8, तो इसकी कन्फिग्रेशन होती है 2 6। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसने 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, 1 2 3 4 5 6। सेम है यहाँ पे दूसरे वाले आइटम के साथ भी सेम किया, मतलब जितने भी हमारे डाई आइटम्स होते हैं, डाई आइटम्स मतलब जो अपने साथ ही, जैसे हाइड्रोजन H2 बन गया, O2 बन गया, या Cl2 हो गया, जो अपने साथ ही अपने कंपाउंड्स बना रहे हैं, उनको हम कहते हैं डाई आइटम। ये जितने भी डाई आइटम्स होते हैं मोस्टली क्या बनाते हैं बच्चे, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे, दो तो जो हमारे इनके पास चार्ज जो थे वो तो एक्स्ट्रा रख देंगे, दो दो ये एक दूसरे के साथ शेयर कर देंगे। देखो अब अगर मैं दोनों साइड पे देखूं, चार तो यही थे, चार ये, इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। इस तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं। वैसे कहते हैं अब आप एक वाटर का मॉलिक्यूल बना के देखो, जिसमें आप एक ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। मैं ऐसे ले लेती हूँ, ये जरूरी नहीं तो कैसे ले रहे हो। हाइड्रोजन हम बनाते हैं H2O, तो दो हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। हाइड्रोजन को लास्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अपने ले लेगा, शेयर कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी ले लेगा। अगर इन्होंने शेयरिंग की है तो ऑक्सीजन भी इनसे ले लेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसकी कन्फिग्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये बड़ा हमारा बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। ऐसे ही इन्होंने कहा, कहते हैं नेक्स्ट आप क्या करके देखो, नाइट्रोजन का लेके देखो। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो अब इसकी कन्फिग्रेशन देखें, एटॉमिक नंबर 7 है, 2 और 5, मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा हो गया, 5। तभी इसने एक साइड पे 3 बनाए हैं और एक साइड पे 2 बनाए हैं। बच्चे दिख रहा है आपको। तो 3 जो है इसने दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिए, मतलब इनके बीच में बॉन्ड कैसा बन गया बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, क्योंकि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। समझ आई बात। अगर यहाँ पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इनमें सिंगल बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है बच्चे। ऐसे ही हमारे जैसे कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो 2 × 4 है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये अपने चारों के चारों किसी के साथ शेयर करना चाहेगा, जैसे मैं हाइड्रोजन के साथ शेयर करवा दूं, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ने अपना बना लिया, ये अपना कर लिया, इसने हाइड्रोजन ने ये कर लिया, ये कर लिया। अब ऑक्सीजन ये भी तो अपने आप को स्टेबल करेगा, तो ये भी क्या करेगा, जो इसके पास थे एक एक कार्बन के पास, ये तो अपने पास रखेगा ही रखेगा, जो हाइड्रोजन वाले हैं उनको भी शेयर कर लेगा। तो ये खुद भी क्या हो जाएगा बच्चे, स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। और इसी कंपाउंड को, जिसमें हम एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं मीथेन। ठीक है बच्चे, जिसके पीछे एन आता है, मतलब इन सभी में क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। अगर ई ना आ जाएगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अगर आई ना आ जाएगा तो कितने बॉन्ड होंगे बच्चे, 3 बॉन्ड्स होंगे। समझ आई बात। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो यही चीज आगे हमें बताई गई है, जो कार्बन है कहते हैं वो टेट्रावेलेंट है, इसके कारण इसके 4 वैलेंसी होती है। ये नोबल गैस को अचीव करने के लिए अपना 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन अप होता है। और जो ये शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बिटवीन 2 एटम्स, इसको ही हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। जो ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये देखने में तो बच्चे स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बट अगर सही बताएं तो इनकी जो इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस होती है वो वीक होती है। वीक होने के कारण इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा कम होते हैं बच्चे। हाँ जी। और हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना बच्चे, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल तो नहीं है, बट हमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज पार्टिकल चाहिए। तो करके कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद में एलोट्रॉप्स की बात करूं, मतलब कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की बात करूं, तो वो इनके उनके अकॉर्डिंग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अलग होती है। जैसे मैं डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूं, ये दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं, इनके बीच में कार्बन कार्बन के ही बॉन्ड है। बट डायमंड में जो एक कार्बन है वो अगले 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। वही अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की, ये आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बच्चे, जिसके कारण जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल एरास। और अगर मैं बात करूं इनकी दोनों की, तो कहते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो है बिल्कुल अलग,
बट अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि डायमंड की बात की गई थी, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वही अगर आप ग्रेफाइट को देखो वो बिल्कुल ही स्मूथ और स्लिपरी होता है। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि नॉन मेटल नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हमने पढ़ा था ग्रेफाइट उसमें एक एक्सेप्शन है कि ये बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अब हम डायमंड्स को बच्चे आर्टिफिशियल वे में भी बना सकते हैं। बेसिकली हम कैसे क्या करते हैं, जो हमारे पास प्योर कार्बन होता है उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर में हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो ये सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं ऑल दो छोटे होते हैं, बट हम इसमें कोई फर्क, रियल जो हमारे नेचुरल डायमंड्स होते हैं जो ये बनाए हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं बता सकते। वैसे एक फुलरेंस होता है जो 660 मतलब 60 कार्बन का बना होता है बच्चे। इसकी जो शेप होती है वो फुटबॉल जैसे है। ये ना मतलब डिजाइन किसने किया था, हमारे पास जो फलर था यूएसए आर्किटेक्ट उसने बनाया था, तभी उसका नाम क्या पड़ गया हमारे पास, फलरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो हमने पढ़ा है कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बच्चे। इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे मीथेन वगैरह को वो भी हमने अभी पढ़ा है इस चैप्टर में। तो ये जो नेचर है इनका जी कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, ये टू फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला था कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रोसेस क्या होता है, इनमें एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है कि एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ब्रांच फॉर्म में हमारे पास आ सकते हैं। तो ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी है इसी के कारण ये हमें सिंगल बॉन्ड में भी मिल जाता है, डबल बॉन्ड में भी मिल जाता है, ट्रिपल बॉन्ड्स में भी मिल जाता है। तो इसी के कारण हम इसे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड कार्बन। ओनली अगर एक बॉन्ड है तो उसमें सेचुरेटेड कार्बन, अगर दो या फिर दो से ज्यादा बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं अनसेचुरेटेड कार्बन। तो बच्चे यही कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि ये लॉन्ग चेन्स बना देता है, तभी हम इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की ये बाकी एलिमेंट भी कर सकते हैं, बट जो स्टेबल फॉर्म है वो कार्बन की ज्यादा अच्छी है। कैसे कैसे, जैसे कहते हैं सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ कैटिनेशन की 8 to 7 की जो एटम्स की एक चेन बना सकता है, बट ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये अपनी शेप साथ के साथ अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है। वही अगर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करूं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी भी बच्चे बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हमारे पास बहुत सारे कार्बन इनके साथ जुड़ते रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हमें फर्दर एनहेंस होकर मिलती रहती है। उसके बाद इन्होंने कहते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण इसके पास कैपेबिलिटी है कि फॉर फर्दर कार्बन या फिर और एलिमेंट जो मोनोवेलेंट है एलिमेंट उनके साथ अटैच हो पाए। कार्बन तो अपने कंपाउंड किस किस के साथ बना पाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और बहुत सारे एलिमेंट। तो इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाती है, ये किस टाइप का एलिमेंट इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसके साथ ही इसका एक नेचर चेंज हो जाता है। कहते हैं अगेन अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं, जो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज्यादा स्टेबल होते हैं। रीजन मेन क्या है, एक तो कार्बन का जो साइज है वो छोटा है, तो न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको स्ट्रांगली टाइटली अपने पास होल्ड कर सकता है। और अगर मैं बात करूं किसी और एलिमेंट्स की, और जो एलिमेंट है अगर बड़े वाले एलिमेंट लूंगी तो एक तो पहली क्या बात, तो बिगर एलिमेंट्स हैं, एटम्स बड़े बड़े होंगे, तो उनमें जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर बनते हैं। एक ये भी बच्चे मेन रीजन है कि हम कार्बन को वर्सेटाइल नेचर का क्यों कहते हैं, क्यों इसके इतने सारे कंपाउंड्स बन पाते हैं। कहते हैं अभी हमने देखा कि कार्बन के दो करेक्टरिस्टिक है, एक तो ये टेट्रावेलेंसी है इसकी, एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। ये दोनों ही कारण है कि इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अगर वही हम बात करें नॉन कार्बन एटम्स की या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो डिफरेंट कार्बन चेन्स के साथ अटैच्ड है, ये इनिशियली हम जो है नेचुरल सब्सटेंस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट जो हमारे हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करूं तो ये तो हम अपनी बॉडी में भी, विद इन आप बॉडी भी हम फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले ये पोस्टुलेट हुआ था कि एक वाइटल फोर्स हमें चाहिए होती है कार्बन कंपाउंड्स को बनाने के लिए। फिर फ्रेडरिच आया, उसने इसको डिसअप्रूव कर दिया। कैसे, कहते हैं हम खुद बनाते हैं और वाइटल फोर्स चाहिए, कहते हैं नहीं, यूरिया, यूरिया भी कहते हैं आप बॉडी बनाते हैं, बट उसने किससे बनाया बच्चे, अमोनियम साइनाइड से बनाया।
कहते हैं बहुत सारे हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनकी स्टडी अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल रही है, एक्सेप्ट आप कार्बाइड्स को छोड़ दो, ऑक्साइड ऑफ कार्बन को छोड़ दो, कार्बोनेट्स को छोड़ दो और हाइड्रोकार्बोनेट्स को छोड़ दो। तो इनके अलावा जितने भी हमारे कार्बन के कंपाउंड है उनकी स्टडी अभी भी चल रही है। उसके बाद है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सेचुरेटेड वो जिनके बीच में क्या है बच्चे, सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि आपको इसमें दिख, ये किसका स्ट्रक्चर बनाया बच्चे, इन्होंने मीथेन का बनाया। वही अगर इनके बीच में, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो ये सैचुरेटेड था, अगर डबल बॉन्ड आ गया ये तो ये क्या बन गया बच्चे, अनसैचुरेटेड बन गया। वही अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मतलब कार्बन के बीच में तीन आ गए, देखो कार्बन की मतलब इसके खुद के कार्बन के पास कितने हैं, तीन है, एक मतलब इसका और होगा तो वो हाइड्रोजन के साथ जोड़ लो आप। ऐसे ही इसने भी तीन अपने शेयर किए हैं और एक एक्स्ट्रा होगा वो हाइड्रोजन के साथ, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, C2H2। तो आप इस तरीके से देख सकते हो बच्चे, जैसे कि मैं मीथेन की बात करूं, मीथेन मतलब चार कार्बन होंगे, सॉरी कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होंगे, ये चारों के चारों ही ये शेयर कर रहा होगा हाइड्रोजन के साथ। मीथेन, मिथ, मिथ का मतलब होता है एक कार्बन एन डाल रही हूं तो मतलब इनके बीच में भी बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे ऐसे। समझ आई बच्चे। अब नेक्स्ट टॉपिक है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तो इसमें इन्होंने कहा, कहते हैं अगर आप बात करो मीथेन की, इथेन की, प्रोपेन की, इसमें पहले मीथेन में एक कार्बन था, इथेन में दो, प्रोपेन में तीन कार्बन थे। तो जैसे जैसे आप चेन बनाना चाहते हो तो उतने ही आप कार्बन इनमें ऐड ऑन कर देते हो। अगर अगर एक कार्बन है तो मिथ बन जाएगा, अगर दो कार्बन है तो इथ बन जाएगा, तीन कार्बन है तो प्रोप, अगर चार है तो ब्यूट, अगर पांच है तो पेंट, अगर सिक्स है तो हेक्स, अगर सेवन हो जाए तो हैप। और ऐसे आप आगे के आगे चल सकते हो बच्चे। जैसे कि यहाँ पे आपको लिया है ब्यूटेन बनाया है, ब्यूटेन की एक ये वाली फिगर बनाई है, एक ये वाली, अगर दोनों की बात करें तो इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है कि फॉर्मूला तो सेम है पर दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या है, बिल्कुल अलग है। तो इसी को ही हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब जिनका जो फॉर्मूला है वो तो आइडेंटिकल होगा बट इनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो डिफरेंट होंगे बच्चे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन बनाया हुआ है, यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला जो है यही है और इससे हम एक साइक्लिक फॉर्म इसकी बना सकते हैं, मतलब कि हम एक ही फॉर्मूला से जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना ले तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर। जैसे ये बनाया हुआ है आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर, और इन्होंने कहा, कहते हैं हमारे पास जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं या तो वो सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन से बने होते हैं तो उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये तीन फॉर्म में होते हैं, जैसे वही मैंने अभी आपको बताया है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं एल्केन, अगर, और इसको हम सेचुरेटेड भी कह सकते हैं, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। जितने भी हमारे सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एल्केन। और उसके बाद अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड में हमने दो पढ़े थे, एक थे डबल बॉन्ड वाले, जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनको हम कहते हैं एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम कहते हैं एल्काइंस। समझ आई बच्चे बात। नेक्स्ट इन्होंने कहा, कहते विल यू बी माई फ्रेंड। तो इसमें हमने क्या कहा, कहते हैं जो कार्बन है हमें दिखता है कि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, उसके बहुत सारे कंपाउंड्स है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिला के ही। पर बच्चे ये और एलिमेंट्स जैसे हेलोजन्स आ गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ भी जुड़ सकते हैं बच्चे। अगर ये इनके साथ जुड़ते हैं तो बेसिकली जो ये ग्रुप्स जुड़ते हैं इनको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, जिनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है बच्चे, चेंज होते हैं। बेसिकली ये कैसे जुड़ते हैं, जो ये फंक्शनल ग्रुप है ना ये कार्बन के साथ ऐसे जुड़ते हैं, ये ना एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे मैं अल्कोहल की बात करूं तो पीछे जैसे सपोज करो मेरे पास मीथेन है, CH4 है, और मैं कह दूं मैंने अल्कोहल ग्रुप लगाना है इसके साथ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक हाइड्रोजन जो है इस मीथेन में से ले लूंगी, इसको बाहर निकाल के इसकी जगह यहाँ पे क्या लगा दूंगी बच्चे, OH लगा दूंगी। समझ आई बात। तो ये क्या बन जाएगा, मिथ एनोल। समझ आई बात। इस तरीके से ये हमारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लग जाते हैं बच्चे। उसके बाद आया होमोलोगस सीरीज।
होमोलोगस सीरीज हम किसे कहते हैं बच्चे? होमोलोगस सीरीज हम उसे कहते हैं जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम हो जाए, और उसमें चाहे जितनी मर्जी हम रिगार्डलेस जितनी मर्जी हमारी कार्बन की चेन लगाती जाए, उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे यहाँ पे कंपाउंड्स देखो, जैसे मिथेन, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। तो यहाँ पे हमें कार्बन का कोई मतलब नहीं है, उसके पास अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। वैसे एल्केन्स की बात करें, एल्केन्स हो गए, तो यहाँ पे ये भी सारी इनकी होमोलोगस सीरीज होती है। जैसे मैं CH4 कर दूं, फिर उसके बाद C2H6 कर दूं, C3H8 कर दूं, तो इनमें एक सेम ही चेन चल रही है, बस डिफर किसका आ रहा है? CH2। हम ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहे हैं, बाकी सारी की सारी चेन इसमें भी सेम आती है, तो इनकी भी एक होमोलोगस सीरीज होती है। एल्केन्स जितने भी होते हैं वो भी सारी होमोलोगस सीरीज होती हैं। ऐसी एल्काइंस की भी होमोलोगस सीरीज बच्चे होती है। बेसिकली जब मैं बात कर रही हूँ कि एक टाइप की ही चीज एक सीरीज में लगातार बनती जा रही है, तो उसको ही हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट इन्होंने कहा है हमारे पास कि न्यूमेनक्लेचर हम कैसे लगाते हैं बच्चे। सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कार्बन है, लगा लिए। अब इसके साथ एक OH ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये कार्बन क्या होता है कि 4 बॉन्ड बनाता है, 2 तो इसने बना लिए, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा बनते हैं उसमें सभी में हम क्या लगा देते हैं बच्चे? हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे थे, इसके 2 रह गए थे, यहाँ पे बन गए। अब यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं बच्चे? सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 के कारण इसका आगे नाम क्या लग जाएगा? प्रोप। उसके बाद इसमें देखना है कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगना है। एन का पीछे ई नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, तो पीछे वाला जो वोवल है उसको हटा के यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या लग जाएगा बच्चे? ऑल। तो क्या बन गया ये? प्रोपेनॉल। जैसे कि अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं, हेलोजेंस में क्या होता है, हमें इस नाम स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है, बट इसके अलावा जितने भी हमारे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स वगैरह हो गए, इनको हम पीछे ओल लगा के, अल लगा के या फिर ओन लगा के मेंशन कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। वही अगर मैं एल्कीन्स की बात करूं तो यहाँ पे पीछे एन की जगह ईन हो जाएगा और यहाँ पे आइन हो जाएगा। समझ आई बच्चे बात? जैसे कि मैं अब ये कंपाउंड ले लेती हूँ कि इसका नाम क्या आएगा। यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप लिखा है, तो पहले आप लिखोगे ब्रोमो, फिर 2 कार्बन है तो ब्रोमो इथेन, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्रोमो इथेन। समझ आई बात? नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करें, पहले ये कंबर्शन। कंबर्शन का मतलब होता है कि हमारे जो कार्बन है वो क्या होता है बच्चे? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि इस केस में जब भी हम हमारे कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं, तो उस केस में लाइट और हीट बहुत ज्यादा पैदा होती है, तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और लाइट, ये तीनों चीजें निकलती होती है। चाहे मीथेन ग्रुप ले लो, चाहे आप इथेनॉल ग्रुप ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसके साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट मिलेगी मिलेगी। जैसे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या कहा, कहते हैं कि आप क्या करो कि आप ना टीचर की मतलब असिस्टेंट के थ्रू कार्बन के कंपाउंड्स लो, जैसे कि अपना नेप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, अल्कोहल, इनको स्पेचुला में रखो और इनको बर्न कर दो। उसके बाद देखो कि फ्लेम का नेचर कैसा होगा, उसको लिखो और देखो कि स्मोक बनेगी कि नहीं बनेगी। उसके बाद क्या करो, जो ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट के ऊपर, मतलब मेटल प्लेट जो है इसके ऊपर लगा दो जब आप बर्न कर रहे हो, तो ऊपर देखो कि डेपोजिशन हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चे। तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे नेप्थलीन बॉल है, नेप्थलीन बॉल का जो नेचर होता है ना फ्लेम का बच्चे, वो येलो एंड स्मोकी होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नेप्थलीन बॉल का जो फ्लेम का नेचर होगा वो कैसा होता है? येलो एंड स्मोकी। अगर मैं स्मोकी कह रही हूं तो जब हम उसकी फ्लेम निकलेगी तो क्या उसमें स्मोक बनेगा? हाँ जी बनेगा। और इसमें डेपोजिशन कैसी होगी? ब्लैक, ब्लैक सूट बनेगा बच्चे। वही नेक्स्ट अगर मैं कैम्फर की बात करूं, कैम्फर जो है इसकी फ्लेम ना बड़ी ज्यादा ल्यूमिनस होगी, बड़ी चमकदार सी होगी इसकी, और इसमें क्या स्मोक बनेगी? बनेगी, बट बहुत ही ज्यादा कम बनेगी। और इसमें क्या डेपोजिशन होगी? होती है, बट बहुत ही कम होती है। समझ आई बच्चे बात?
वही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या हमने ये लेना है, अल्कोहल। अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, तो पहली का बात तो इसमें जो फ्यूम बनेगी वो ब्लू कलर की होगी और क्लीन होती है बच्चे। ठीक है, उसके बाद स्मोक की बात करें तो इसमें स्मोक नहीं बनती, कोई डेपोजिशन भी नहीं होती, क्योंकि जो हमारे अल्कोहल होते हैं ये कंप्लीटली कंबस्ट कर लेते हैं। कंबस्ट होने के कारण इनमें कोई भी डेपोजिशन वगैरह नहीं होती। ये चीज समझ आई बात। नेक्स्ट इन्होंने एक्सपेरिमेंट कहा है, कहते हैं अब आपने बंसिंग बर्नर लेना है, उसके एक होल एडजस्ट करना है, डिफरेंट टाइप के फ्लेम्स आपने देखने की उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि आप येलो स्मूदी फ्लेम्स आ रहे हैं, और कि आप कब इसमें ब्लू फ्लेम कैरी कर पाओगे। बच्चे, येलो फ्लेम्स तब आते हैं जब हमारे एयर होल्स क्या हो, क्लोज हो। एयर होल्स अगर आपके क्लोज होंगे तो फ्लेम कैसा आएगा बच्चे, येलो। मतलब इस कंडीशन में जो हमारी कंबशन हो रही है वो इनकम्प्लीट होगी बच्चे। इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण ही इसका कलर क्या आ रहा है बच्चे, येलो। मतलब इस केस में ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो कम होगा। वही अगर मेरे पास ब्लू फ्लेम आएगा, ब्लू फ्लेम का मतलब क्या है कि अब एयर होल्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। एयर होल्स ओपन होंगे किस कंडीशन में, ब्लू फ्लेम में। मतलब उस कंडीशन में एक तो मेरी कंबर्शन कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट होगी कंबर्शन। ठीक है, और उस कंडीशन में मेरे पास ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी है, मतलब ऑक्सीजन भी मेरे पास अच्छी माउंट है। समझ आई बच्चे दो चीजों में डिफरेंस। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा, कहते जो हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चे, ये मोस्टली क्लीन फ्लेम्स देते हैं। जैसे कि यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमने अल्कोहल की बात की, क्लीन फ्लेम देते हैं। वही अनसेचुरेटेड जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं ये हमेशा येलो फ्लेम देंगे, क्योंकि इसके कारण ही ये ब्लैक स्मोक भी देते हैं, क्योंकि इनकी इनकम्प्लीट कंबर्शन होती है। अगर ये ब्लैक स्मोक देंगे, कोई भी देखो, अगर ऊपर वाला ये भी स्मोकी था, ये भी स्मोकी था, स्मोकी अगर हो गए, अगर स्मोकी नेचर क्या है तो ये हल्की सी हमें डेपोजिशन देंगे ही देंगे। यही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है कि ये हमें ब्लैक स्मोक अगर है तो कुछ सूदी सी इनकी डिपॉजिट्स मेटल प्लेट पे जरूर होंगे। तो ये हमें क्या पता लग रहा है, अगर ये डेपोजिशन हो रही है, स्मोक वगैरह बन रही है, तो इनमें क्या हो रही है, इनकम्प्लीट कंबर्शन कहते हैं। और अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कुछ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके भी क्या, वो भी क्या देते हैं हमें, सूदी फ्लेम्स दे देते हैं। जैसे कि बात इन्होंने कहते हैं गैस हो गया, केरोसिन स्टोव्स हो गया, जो हम घर में यूज करते हैं। अगर तो उनके जो हमारे स्टोव्स वगैरह उनके इनलेट्स में एयर सप्लाई अच्छी है, जो अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट की है कि इनलेट अगर उसकी अच्छी है, फिर तो ब्लू फ्लेम आएगी, मतलब उस केस में कंप्लीट कंबर्शन होगी। और क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी है, और उसका कलर भी क्या होगा, ब्लू। बट वही अगर एयर होल्स में कुछ अड़ा हुआ है, कुछ मतलब फंस गया, तो उस कंडीशन में हमें जो फ्लेम दिखेगी वो येलो की। मतलब उस कंडीशन में हमारे जो बर्तन है वो आप देखोगे काले से हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे कंबर्शन इनकम्प्लीट हो रही है। बेसिकली ये होती क्यों है, क्योंकि हमारे जो कोल्स एंड पेट्रोलियम्स होते हैं इनमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है बच्चे। जब हम इनको कंबर्शन में लेके आते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के कारण ये एज अ प्लूटेंट क्रॉस करते हैं हमारी इन्वायरमेंट को। उसके बाद इन्होंने कहा है, कहते हैं कुछ जो हमारे सब्सटेंस है वो बर्न करके फ्लेम देते हैं, कुछ नहीं देते। ये कैसे होता है, कहते हैं कि अगर हम देखें ध्यान से कि हमारे पास अगर कैंडल है या फिर एलपीजी है, तो ये स्टोव पे जब बर्न करते हैं तो ये फ्लेम देते हैं। बट वही अगर हम कोल एंड चारकोल्स की बात करें, जैसे अंगीठी वगैरह होगी, तो वहां पे एक रेड कलर सा आता है, और जो जिससे हमें हीट तो मिलती है, बट वहां पे फ्लेम नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्लेम जो है वो तभी प्रोड्यूस होगी जब हमारे पास गैशियस सब्सटेंसेस होते हैं बर्न करने के लिए। वही अगर मैं बात करूं वुड और चारकोल की, बच्चे ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो वेपोराइज हो जाते होते हैं जब इनके बर्न किया जाता है, जिसके कारण हमें स्टार्टिंग में फ्लेम इन पे दिखती ही दिखती है। वही अगर बात करें ल्यूमिनस जो फ्लेम है वो तब दिखती है जब हमारे गैसेस सब्सटेंस हीट अप हो जाए और उसके बाद वो ग्लो होने लग जाए। जो कलर होता है हर एलिमेंट का, वो करेक्टराइज होता है एज पर उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर कि आप एक काम करो, एक कॉपर वायर लो, उसको आप उसकी ना गैसों पे फ्लेम देखो, तो किस कलर की होती है बच्चे, जो कॉपर वायर की फ्लेम होती है वो होती है बच्चे ब्लूइश ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद इन्होंने कहा,
कहते हैं कि हैव यू सीन द इनकम्प्लीट कंबशन, क्या आप इनकम्प्लीट कंबशन देखोगे? पहली बात तो हमने ये देखेंगे जब हम हीट अप कर रहे हैं तो ये एक स्पेसिफिक कलर देख रहे हैं, और दूसरी बात क्या है कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो उस केस में सूट जो है वो बनेगी ही बनेगी बच्चे। जब मैं कार्बन के पार्टिकल्स को गर्म करती हूँ बहुत हाई टेम्परेचर पे, कैंडल फ्लेम हो गया, तो उस कंडीशन में कार्बन पार्टिकल हमेशा येलो लाइट कंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर येलो कलर आता है कैंडल फ्लेम में तो ये क्यों आ पाता है? क्योंकि जो हमारे कार्बन सूट्स बन रहे हैं पार्टिकल्स, उनमें इनकम्प्लीट क्या होती है बच्चे? कंबशन होती है। उसके बाद इन्होंने लिखा नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। बच्चे अभी तक हम छोटे होते आए कि जो हमारे कोल एंड पेट्रोलियम है, जब हम यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी हमारे बायोमासेस हैं, चाहे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है या फिर जियोग्राफिकल प्रोसेस होता है, तो उनसे हम कोल एंड पेट्रोलियम पाते हैं। जैसे कि कोल है वो कैसे बनता है? ट्रीज हो गए, फर्न्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ओवर द ईयर्स जब ये अर्थ के अंदर क्रस्ट हो जाते हैं, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे वोल्केनोज आए, जिसके कारण ये हमारी अर्थ की नीचे लेयर्स में जाते ही जाते हैं, जिसके कारण ये स्लोली स्लोली डिके होके क्या बना देते हैं? कोल। वैसे अगर हम बात करें ऑयल्स और गैसेस की, ये भी हमारे टाइनी ट्रीज और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनकी बॉडी होली होली सी बेड में जानी शुरू हो जाती है, जो स्लिट्स के साथ कवर होते हैं। बैक्टीरिया है वो डेड रिमेन्स पे अटैक करता है, जो इनको ऑयल्स और गैसेस में कन्वर्ट कर देता है विद अंडर हाई प्रेशर। समझ आई बात? इससे बच्चे क्या है कि हमारी जो रॉक्स है स्लोली स्लोली वो कंप्रेस्ड होनी शुरू हो जाती है। जो हमारे ऑयल्स और गैसेस है, ये पोरस जो पार्ट होता है ना रॉक, उसमें से बाहर निकल सीप आउट होने शुरू हो जाते हैं, और ये ट्रैप हो जाते हैं वाटर में इन अ स्पॉन्ज। उसके बाद इन्होंने कहा है, कहते हैं कोल एंड पेट्रोलियम क्यों हम इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। पहली बात तो बच्चे ये कोल एंड पेट्रोलियम अभी हमने पढ़ा कि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स से डेड रिमेन से बनते हैं, बहुत साल लगते हैं इनको बनने के लिए। उसके बाद ये बर्ड बहुत सालों के लिए अर्थ में होते हैं हाई प्रेशर, हीट और बैक्टीरिया की हेल्प से हमें ये मिल पाते हैं। तो इसके कारण इन्हें मैं कहते हैं फॉसिल फ्यूल। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, हाँ जी, जैसे ऑक्सीडेशन में इन्होंने क्या किया, अल्कोहलिक ग्रुप को एक एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से? एल्केन, पोटेशियम पैरामैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या हेल्प करते हैं? ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं अल्कोहल को किस में कन्वर्ट होने के लिए? एसिड में। तभी हम इन्हें कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या है? हमारे पास एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक हमारे पास कैटलिस्ट यूज करते हैं हम, या तो प्लेडियम यूज कर लें या फिर निकल, जिससे हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन में कन्वर्ट करते हैं। जो ये कैटलिस्ट है बच्चे, ये हमारी जो रिएक्शन है उसको होने में हेल्प करते हैं कि जो नॉर्मली बहुत स्लो रेट में होनी थी वो बड़े फास्ट रेट में हमारी कन्वर्जन हो जाए। जो ये रिएक्शन होती है बेसिकली ये हम किस में यूज करते हैं? जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं ना बच्चे, और वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजनाइज करने में हम यूज करते हैं। बेसिकली उसमें भी हम निकल कैटलिस्ट को यूज करते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं बच्चे, इनमें बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन्स होती है। वही अगर मैं एनिमल फैट की बात करूं तो इसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती हैं। हमारी बॉडी के लिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा अच्छे होते हैं कार्बन चेन्स। तभी हम कहते हैं कि जो हमारे वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो हेल्दी होते हैं, और एनिमल फैट वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होते हैं? सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऑयल्स जिनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको ही हम रिकमेंड करते हैं कि हमें कुकिंग में यूज करने चाहिए। और उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और हमें पता है कि वो अनरिएक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा अपने आप में स्टेबल होता है, तो वो किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बट ये कब रिएक्ट कर सकता है? जब हमारे पास सनलाइट हो, क्लोरीन हो। क्लोरीन जब हम ऐड करते हैं तो इसके हाइड्रोकार्बन की जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। जो क्लोरीन होता है ना वो एक हाइड्रोजन ग्रुप, इसमें से जैसे हम CH4 है प्लस Cl कर दूं मैं, तो यहां से एक हाइड्रोजन ये बहुत इजिली जल्दी ले लेता है, जिसके कारण ये इसको रिप्लेस करके खुद इसकी जगह ले लेगा, और हमारे पास एक हाइड्रोजन बाहर को निकल के एक HCl ग्रुप बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि कुछ हमारे कार्बन कंपाउंड से इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड।
पहले मैं बात करूं इथेनॉल की। इथेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे बच्चे। इथेनॉल जो है इसको हम कॉमनली अल्कोहल कहते हैं, जिसको हम मेन इंग्रेडिएंट कहते हैं हमारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का। इसके अलावा इसको हम एज अ मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, तो ये कफ सिरप बनाने में, टॉनिक्स बनाने में काम आता है। इसके अलावा जो इथेनॉल होता है ये वाटर में भी सोल्युबल है हर प्रोपोर्शन में, तो इसकी कंजप्शन जो है वो बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट में करनी चाहिए। इवन अगर आप स्मॉल अमाउंट में भी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ड्रंकन जैसा फील होगा। तो इवन इसकी प्रैक्टिस जो है वो डेथफुल है। इसको मतलब सोशली माना गया है कि ये चीज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, अगर इसकी आप थोड़ी सी भी कंजप्शन करेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर आप अल्कोहल की कंजप्शन करेंगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। उसके बाद जब हम इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना बच्चे, तो ये सोडियम इथोक्साइड बनाता है बच्चे। ये चीज जो है हमारे इसमें हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसके अलावा इन्होंने कहा, कहते हैं किस केस में मेटल जो है वो रिएक्ट करके हमारा हाइड्रोजन गैस बनाता है। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि जब ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं हमारे मेटल, तो उस केस में भी ये क्या बनाते हैं बच्चे, हाइड्रोजन गैस। अब 4.6 एक्सपेरिमेंट में हमें क्या कहा है बच्चे कि आप ऐसे करो कि ना इथेनॉल में आप ना सोडियम को कितना का डाल दो, जैसे राइस का ग्रेन का साइज होता है ना उतना का। उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन देखो क्या होगी, जो सोडियम होगा ना वो एकदम से मूव करना आपको दिखने लग जाएगा, और इसमें आपको गैस इन्वॉल्व होती शुरू हो जाएगी। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जो टेस्ट है ये हम किस चीज में यूज करते हैं, आपको ना एक बर्निंग सी महसूस होगी कि मैस्टिक वगैरह जो है वो बर्न होनी शुरू हो गई है। बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगी, हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगी तो आपको पॉप साउंड भी आनी शुरू हो जाती होती है बच्चे। नेक्स्ट इन्होंने कहा, कहते हैं अगर हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर बनवाना है तो वो कैसे कर सकते हैं। इथेनॉल को आप क्या करो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आप उसको एक्सेसिव एक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, तो उस केस में आपको एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज कर रहे हैं वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे हाइड्रोजन ग्रुप जो है एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से निकल जाए और हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए बच्चे। उसके बाद कहते हैं अल्कोहल जो है वो कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। कहते हैं अगर हम लार्ज अमाउंट में इथेनॉल कंज्यूम करते हैं तो ये होली होली हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कमजोर कर देता है। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको डिप्रेस कर देता है। इसके बाद हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती बॉडी की, मेंटल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। हमारी जो नॉर्मल इनहेबिटेशन होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती होती है। इंडिविजुअल जो है वो बड़ा ज्यादा रिलैक्स फील होने लग जाता है विदाउट रियलाइजिंग कि किस टाइप की उसको जजमेंट करनी चाहिए, टाइमिंग का नहीं उसको पता लगता, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती। अनलाइक इथेनॉल, जो मिथेनॉल होती है बच्चे, अगर आप इसको थोड़ी सी भी अमाउंट में ले लोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। बेसिकली ना मिथेनॉल जो है वो मिथेनल में कन्वर्ट हो जाता है हमारे लीवर में। ये ना एक तरीके से ऐसे ही कोंगुलेट हो जाता है हमारे प्रोटोप्लाज्म में, जैसे कि आप अगर आप एग को जब आप हीट करते हो वो कोंगुलेट हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो ये आपके ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज कर देता है, जिसके कारण इवन कि आप ब्लाइंड भी हो सकते हो। इथेनॉल जो है एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट हम यूज करते हैं कि लोग इसे कंज्यूम ना करें, तो इसमें हम थोड़ा सा पॉइजनस सब्सटेंस भी मिला देते हैं मिथेनॉल कि उसके बाद उसके में हम डाइज वगैरह भी डाल देते हैं, जिसके साथ हमारा जो अल्कोहल है ब्लू कलर का हो हमें मिल जाए और इसे हम आइडेंटिफाई कर पाए इजिली, तभी हम इसे कहते हैं डी नेचर अल्कोहल। नेक्स्ट इज अल्कोहल एज अ फ्यूल। कहते हैं कि जैसे हमारे पास शुगर केन है बच्चे, ये हम इफेक्टिवली इसको हम यूज कर सकते हैं, इसके प्लांट्स को ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। शुगर केन जो है बच्चे उसको हम मोलासिस बनाने में काम करते हैं। मोलासिस जो फर्दर फर्मेंट होके हमें क्या देते हैं, अल्कोहल दे देते हैं। अब तो ना कुछ इंडस्ट्री जो है अल्कोहल को पेट्रोल की फॉर्म में भी यूज करते हैं बच्चे, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है जब हम उसको बर्न करते हैं, जब हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो। वही अगर मैं बात करूं इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज की, तो इथेनोइक एसिड जो है ये एसिटिक एसिड का नाम है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर मैं 5 to 8% एसिटिक एसिड वाटर में डाल दूं तो उसको हम विनेगर कह देते हैं। इसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव हमारे पिकल्स में यूज करते हैं। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है ये भी, और ये फ्रीज भी बहुत जल्दी हो जाता है हमारे विंटर्स में, इसी कारण इसका नाम पड़ गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड।
उसके बाद इन्होंने कहा अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं, अनलाइक जो मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे HCl वगैरह, कंपैरेटिवली वो आयनिक नेचर के होते हैं बच्चे, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो एक वीक एसिड होगा बच्चे। अब एक्टिविटी 4.7 में इन्होंने कहा, कहते हैं एक काम करो, आप पीएच चेक करो एसिटिक एसिड और HCl का। आपने ना लिटमस पेपर लेना है और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स लेना है और देखना है कि दोनों एसिड क्या इंडिकेट हो रही है, क्या दोनों ही एसिड है, क्या दोनों में इक्वली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। पहली बात, जो HCl है बच्चे, हमें पता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें जो पीएच आएगा वो बहुत ही कम आएगा, यस और नो। वही बात करूं मैं एसिटिक एसिड की, तो ये इसमें ये एक वीक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है तो इसका पीएच थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और दोनों में ही जो कलर आएगा ये ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही एसिड है। उसके बाद कहते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या ये इक्वली स्ट्रॉन्ग बिलीव शो होंगे? नहीं। जो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा उसमें HCl जो होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट मैं बात करूं एसिडिक एसिड की, ये ना ऑरेंज या फिर येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वीक कलर का होता है बच्चे, सॉरी ये वीक एसिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कहा, कहते हैं आप एक काम करो 1 ml इथेनॉल लो, उसमें आप क्या करो और एक ग्लिसरल एसिटिक एसिड ले लो, इन दोनों को आपने टेस्ट ट्यूब में डाला इस मिक्सचर को। अब इसमें कुछ जो ड्रॉप्स हैं आप किसकी डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड की। उसके बाद एक आप बिकर लो, बिकर में पानी गर्म करने रख दो। उसके बाद आप इसकी स्मेल देखना, तो आपको क्या होगा बच्चे, आप ना जब देखोगे इसकी स्मेल जो होती है ना बिल्कुल फ्रूटी टाइप स्मेल होती है, फ्रूटी फ्लेवर की स्मेल आती है। क्यों फ्रूटी फ्लेवर की स्मेल आती है बच्चे? क्यों? क्योंकि इसमें क्या फॉर्म होते हैं, ईस्टर बन जाते हैं जब इसकी हम रिएक्शन करें, जो कि आपको आगे मेंशन भी की हुई है। बेसिकली ईस्टर जो है वो फॉर्म होते हैं जब हम एसिड को, ये हमने एसिड लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम इथेनॉल, हमने अभी पढ़ा था कि हमने इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया है, तो अगर हम एसिडिक कैटलिस्ट के सामने अगर यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले ले, हमने ऊपर यही लिया था कि हमने एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके साथ एक अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक ईस्टर बनता है जिससे हमें एक स्वीट सी स्मेल आती है। इसको हम परफ्यूम्स वगैरह फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने में काम आते हैं। जब हम इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एल्कलाई है जो कि वाटर सॉल्युबल बेस है, तो ये ईस्टर्स को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देते होते हैं बच्चे, अल्कोहल में, और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन, और यही स्पोनिफिकेशन आगे हम किस में यूज करते हैं बच्चे, सॉप्स वगैरह को बनाने के लिए। जो सॉप्स होती हैं वो सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो बहुत लंबी लंबी कार्बोक्सिलिक चेन्स की बनी होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। हमारे पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप था, यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, तो इससे हमारे पास अल्कोहल भी बन गया दोबारा से, और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक चेन बन गई। जो ये कार्बोक्सिलिक चेन है उसको आगे हम फर्दर एज अ सोप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कहते हैं लाइक हम अगर मिनरल एसिड ले लें, इथेनोइक एसिड, जब इनको हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमेशा ये हमें क्या देंगे, एक तो सॉल्ट देंगे, एक हमें वाटर देंगे बच्चे। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप इथेनोइक एसिड को कार्बोनेट या फिर हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनता है, तो बच्चे इस कंडीशन में हमेशा आपके पास एक सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो कि इस एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास सेम चीज आएगी। समझ आई बच्चे बात? अगर मैं 4.9 की बात करूं तो इन्होंने कहा कि एक स्पैचुला में हम सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, उसमें हम डिल्यूट एथेनोइक एसिड लगा लिया, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, एक तो ब्रिक एफरेंस होगी, और इसमें गैस भी क्या होगी बच्चे, इवॉल्व होगी। समझ आई बात? उसके बाद इसमें जो लाइम वाटर है, उसके बाद इन्होंने कहा, कहते हैं पास द गैस थ्रू दी लाइम वाटर, जब आप लाइम वाटर के पास थ्रू पास करोगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, उसका कलर वो कैसे टर्न हो जाएगा, टर्न मिल्की, वो मिल्की हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कैन द गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, जो इनके बीच में रिएक्शन है क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाँ जी। अगर हम बात करें जब इन दोनों की रिएक्शन होती है, इस केस में बच्चे हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें हमें क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड।
उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं, यही एक्टिविटी आप रिपीट करो जब आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यूज कर रहे हो, सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हो बच्चे। वही चीज आपको नीचे शो की हुई है। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन। समझ आई बच्चे बात। नेक्स्ट इन्होंने अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट दिया है, जिसमें इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, 10 ml आप वाटर ले लो, 10 ml वाटर में 10 ml जो वाटर है 2 टेस्ट ट्यूब्स में आप डाल लो। जब आप 2 टेस्ट ट्यूब्स में डाल लोगे, डालने के बाद आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब बी में आपने थोड़ा सा सॉप का सोल्यूशन डाल देना है। उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब्स को बहुत विगियसली आपने शेक करना है। कुछ टाइम के बाद आपने देखना है कि ऑयल और वाटर की जो लेयर है वो सेपरेट हो जाएंगी आफ्टर शेकिंग इमिडिएटली। तो आपने कुछ टाइम के लिए उन दोनों को ऐसे ही रख देना है। तो आपने देखना है कि क्या ऑयल लेयर सेपरेट हो रही है दोनों में, ये चीज आपने बतानी है। पहली बात तो बच्चे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस केस में ट्यूब ए में जिसमें ऑयल और वाटर है सिर्फ, तो उस केस में हमें पता है कि जो वाटर होता है वो ऑयल के साथ सॉल्युबल नहीं होता। अगर ट्यूब टेस्ट ट्यूब ए की बात करूं, तो इस केस में ऑयल ऊपर को रह जाएगा और अब नीचे नीचे मेरा क्या होगा बच्चे, वाटर। फिर बात आई टेस्ट ट्यूब बी की। टेस्ट ट्यूब बी में जिसमें मैंने वाटर भी डाला है, मैंने ऑयल भी डाला है और मैंने सॉफ्ट सोल्यूशन भी डाला है। इस कंडीशन में जो सॉफ्ट सोल्यूशन है बच्चे वो एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट हमारा काम कर रहा है। अगर ये इमल्सिफाइंग एजेंट काम कर रहा है तो ये क्या होगा, ये एक मिसाइल सी फॉर्म कर देगा जिसमें हमारे जो ऑयल्स के ड्रॉपलेट्स हैं वो आ जाएंगे। मतलब एक तरीके से ये मिसाइल जैसे ये आपको शो किया, ऐसे मिसाइल सी बन जाएगी जिसमें हमारे ऑयल्स के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। और ये हमारे क्या करता है, जिसके कारण हमारी जो ऑयल है ये सेपरेट नहीं हो पाती क्विकली। जैसे कि हमें ए टेस्ट ट्यूब में ये क्विकली अलग सी सेपरेट दिखती है, वैसे ये सेपरेट आउट नहीं हो पाती बच्चे। समझ आई बात। तो हमें इससे क्या पता लगा कि हमारी जो सोप है वो एज अ क्लीनिंग एजेंट काम करती है। जो ज्यादातर हमारी डस्ट होती है ना बच्चे, वो ऑयल के नेचर्स में होते हैं और ऑयल जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो हमारे जो सोप के मॉलिक्यूल्स है ना वो सोडियम या फिर पोटेशियम सोल्ट के बने होते हैं, जो कि आगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बने होते हैं। जो इनके आयनिक एंड होते हैं वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारे कार्बन चेन है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है। तो इसी कारण हमारा जो एक सोप का मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं मिसाइल, बेसिकली हम ये इसकी बात कर रहे हैं। इसका एक एंड जो है वो तो हाइड्रोफिलिक है, तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। जो इसकी टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी से डरती है, तो ये ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है। तो ये जो चीज बनती है इसे हम कहते हैं मिसाइल्स। और जो ये है इस तरीके से हम क्या करते हैं, इमल्शंस बना लेते हैं हमारे वाटर में। ये इमल्शंस ही हमारी डर्ट्स को बाहर निकालने में हेल्प करती है। सपोज करो ये वाटर है, वाटर में यहाँ पे हमारे पास एक डर्ट है, डर्ट के आसपास यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो इसके साथ लग जाएगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो वाटर के साथ बाहरली साइड से लग जाएगा। इस तरीके से ये जो हमारी डर्ट है वो इजिली रिंस ऑफ हो जाती है हमारे कपड़ों में से और हर चीज में से। समझ आइए बच्चे बच्चे। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे सॉफ्ट सोल्यूशन है तभी वो हमें क्लाउडी नेचर के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बबल सी फाउंड कर देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के कारण। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कहा कहते हैं आपने डिस्टिल्ड वाटर लेना है और एक साइड पे आपने हार्ड वाटर लेना है। कहते ठीक है, इनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इनमें आपने सॉफ्ट सोल्यूशन डाल देना है। उसके बाद इनको बहुत जोर की शेक करना है। उसके बाद आपने देखना है कि टेस्ट ट्यूब में क्या फॉर्म बनी है, क्या इसमें व्हाइट कर्डली प्रेसिपिटेट बने हैं, ये चीज आपने देखनी है। जो बच्चे मैं बात करूं ज्यादा फॉर्म उसमें बनेगी जिसमें हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है। और मैं बात करूं हमारे पास अगर हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में कंपैरेटिवली क्या है, हमारी फॉर्म बहुत ही कम बनेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे सॉफ्ट वाटर होते हैं ना बच्चे, इसमें हमारे पास डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, जिसके कारण हमारे पास अच्छी लेवल की फॉर्म बन जाती है। वही अगर मैं बात करूं हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में हमारे पास क्या क्या होता है, एक तो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। तो इनके कारण ही ये सॉफ्ट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं, जिसके कारण हमारे जो फॉर्म की प्रोडक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है बच्चे। समझ आ गई इन हार्ड वाटर। तो इसी के कारण इन्होंने कहा था ना कि फिर कड़ी प्रेसिपिटेट किसमें बनेंगे, हार्ड वाटर वाली टेस्ट ट्यूब में बनेंगे बच्चे। वैसे एक्टिविटी में हमने क्या करना है कि हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उसमें 10 ml हमने हार्ड वाटर डालना है। एक टेस्ट ट्यूब में तो हम सॉफ्ट सोल्यूशन डाल लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में हम डिटर्जेंट सोल्यूशन डालेंगे। इनको शेक करेंगे और कुछ टाइम के बाद देखेंगे क्या इनमें फॉर्म बन रही है, और दूसरा किसमें
हमारा जो है कर्डी सॉलिड बन रहा है। तो अगर मैं बच्चे बात करूं तो इस केस में क्या दोनों में सेम लेवल ऑफ सेम अमाउंट की फॉर्म बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बन पाएगी बच्चे? जो डिटर्जेंट सोल्यूशन होता है ना, वो इजिली डिसॉल्वेबल होता है हमारे हार्ड वाटर में, तो इसमें तो हमारी फॉर्म की जो फॉर्म बनना है वो काफी बनेगा। बट हमारे सॉफ्ट सोल्यूशन में बहुत ही कम बनेगा, इसमें बहुत कम बनेगी फॉर्म, इसमें बहुत ज्यादा बनेगी फॉर्म। इसके अलावा जो डिटर्जेंट होते हैं ना बच्चे, वो सिंथेटिक होते हैं, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं हार्ड वाटर में, तभी नहीं वो रिएक्ट कर पाते। तो इनके साथ वो रिएक्ट नहीं करता। तो इसके कारण हमारे प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। जब हमारे सॉफ्ट सोल्यूशन है बच्चे, उसमें हमारे कर्डी सोल्यूशन बनेंगे, हमारा सॉफ्ट सोल्यूशन में बनेगा। सॉफ्ट सोल्यूशन में क्यों बनेगा बच्चे? क्योंकि अगर हम बात करें, हमने ये कहा था सॉफ्ट जो है वो आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं हार्ड वाटर में, बट हमारे पास क्या बनते हैं बच्चे? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनते हैं। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनने के कारण ही इसमें जो है हमारे सॉफ्ट वाटर कहेगी सॉफ्ट सोल्यूशन में कर्डी सॉलिड्स बनेंगे। वही चीज आपको यहाँ पे भी मेंशन की हुई है। कहते हैं जब हम नहाते हैं तो कई बार जो फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है बनानी, और इनसॉल्युबल जो सब्सटेंसेस है जैसे स्कम वगैरह, वो आफ्टर वॉश भी हमारे रह जाते हैं बॉडी पे। बेसिकली ये क्यों होते हैं? कई बार जो हमारी रिएक्शन है ना, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो वाटर होता है वो बहुत ही ज्यादा उस एरिया का हार्ड होता है। कई जगह पे आप जाओ, आपको लगेगा कि वहां पे पानी, जब आप नहा रहे हो, आपकी जो झाग वगैरह वो बन नहीं रही। अगर बन भी नहीं रही और ऊपर से जो पानी आ रहा है बढ़ के, आपको कमी कमी जैसा फील होगा। बेसिकली वो हार्ड वाटर के कारण होता है। तो इस केस में हम क्या है, डिटर्जेंट्स वगैरह यूज करते हैं। डिटर्जेंट्स जो होते हैं ना बच्चे, एज अ क्लीनिंग एजेंट हम यूज करते हैं। जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये सोडियम सॉल्ट्स के बने होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ विद क्लोराइड या फिर ब्रोमाइन आइन। तो ये क्या होते हैं, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं जिनके जो चार्ज एंड्स होते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं हमारे प्रेसिपिटेट के साथ, जो मैग्नीशियम और हमारे पास कैल्शियम पड़ा है हार्ड वाटर में। इसके कारण ही हम कह सकते हैं जो डिटर्जेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं हमारे हार्ड वाटर में। तो हम इनको मोस्टली यूज करते हैं किस चीज के लिए? हमारे शैम्पूज वगैरह बनाने के लिए, और क्लीनिंग जो हमारे कपड़ों को क्लीनिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके लिए भी हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं बच्चे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारे इस चैप्टर में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स की भी डिटेलिंग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।